नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी शिक्षण सामग्री आप लोगों को दी जा रही है उसका उपयोग आप लोग कर रहे हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों के साथ मैं कक्षा 8 के प्रथम अध्याय के ऊपर चर्चा करूँगी। तो उससे पहले मुझे ये बताइए कि आप जो डेली विद्यालय कितने बजे जाते हैं? उसके लिए एक समय निर्धारित है, उसी समय ना आप विद्यालय जाते हैं। फिर विद्यालय से जब आप घर वापस आते हैं तो वो भी एक निर्धारित समय पे ही होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आपका विद्यालय सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। तो एक नियम के तहत विद्यालय में जाना, विद्यालय में जितनी भी वर्ग कक्ष में जो भी क्लासेस चलते हैं रूटीन वाइज, वो भी एक नियम के तहत ही होते हैं कि हर विषय को 45 मिनट पढ़ाना है या आधा घंटा या 1 घंटा, ये तय किए होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ग शिक्षक क्लास में जाकर के जितनी देर हो उतनी देर तक वो पढ़ाए। उसके बाद हम देखते हैं कि विद्यालय में गतिविधियों का जो अलग रूटीन होता है वो भी समय के दायरे में बंधा होता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर आप अगर खेलना चाहो तो विद्यालय में दिन भर खेलते ही रहोगे, ऐसी भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि एक नियम और एक दायरे में ही सारे काम होते हैं। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि जैसे आपका मिड डे मील है, आपका लंच ब्रेक का टाइम है, तो वो भी एक निर्धारित समय पे ही होता है। ये नहीं है कि आप अगर 9 बजे विद्यालय पहुंच रहे हो तो 10 बजे आपका मध्याह्न भोजन हो जाता है। वो भी एक तय सीमा के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि विद्यालय में जो आपके शिक्षक हैं वो भी समय पे विद्यालय आते हैं और समय से विद्यालय से जाते हैं। उनको अगर विद्यालय नहीं आना होता है तो एक आवेदन दे कर के ही वो विद्यालय से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपके शिक्षक को विद्यालय आने का मन नहीं है तो वह बस ऐसे ही छोड़ देंगे कि अच्छा आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। नहीं, एक नियम के तहत वो भी एक आवेदन आपके विद्यालय के प्रधान को दे कर के जाते हैं। दूसरी ओर आपको भी अगर विद्यालय से कहीं जाना होता है, अगर विद्यालय नहीं आना होता है तो आप भी एक आवेदन के द्वारा विद्यालय को सूचित करते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि विद्यालय में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक नियम के अंतर्गत चलती हैं। सारी चीज़ें एक व्यवस्थित ढंग से होती हैं, चाहे वो कक्षा का संचालन हो, चाहे वो रूटीन हो, चाहे वो शिक्षकों की व्यवस्था हो, चाहे वो वर्ग कक्ष हो, हर चीज़ एक नियम के अंतर्गत चलता है। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि हमारे घर में भी यही नियम चलता है। जैसे कि समय पे हमें घर से बाहर जाना है तो शाम होते हुए हमें घर लौट के आ जाना है। ऐसा नहीं है कि हम रात तक घर के बाहर रह सकते हैं। हमारे जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप घर से ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते। अगर हम खेलने भी जाते हैं शाम के वक्त तो हम 1 घंटे या 2 घंटे के लिए ही जाते हैं, ये नहीं कि हम रात भर खेलते रहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हर चीज़, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो हमारा घर हो, सब किसी न किसी नियम से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ एक नियम के अंतर्गत चल रहा है। उसी प्रकार हम रास्ते में बहुत सारे फेरी वाले को देखते हैं, अखबार वाले को देखते हैं, दूध वाले को देखते हैं, फल वाले को देखते हैं। तो उनका भी एक निश्चित समय होता है। जैसे कि हम सुबह के समय देखते हैं कि अखबार वाला अखबार दे कर के जाता है, दूध वाला दूध दे कर के जाता है। आप देखते होंगे कि जब आप बाज़ार में जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए तो उनका भी एक समय निर्धारित होता है कि जो भी मंडी है वो 8 बजे से खुलेगी और शाम को 6 बजे तक बंद हो जाएगी। ये नहीं कि 24 घंटा वो मंडी खुली हुई है और लोग सब्ज़ी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं। तो हम अपने चारों तरफ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हर कोई किसी न किसी नियम के अंतर्गत, किसी न किसी समय के अंतर्गत बंधा हुआ है। तो ये नियम और समय ही हमें अनुशासित करते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार से विद्यालय, घर, सब का संचालन एक नियम के अंतर्गत होता है, उसी प्रकार से जहाँ हम रहते हैं, अर्थात हम इस देश में के नागरिक हैं, तो इस देश के
जितने भी नियम कानून हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं। तो ये हमारा देश हम सभी व्यक्ति नागरिकों के लिए एक नियम बनाता है जिसका पालन हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो विद्यालय के रूप में कर रहे हो, चाहे वो घर में माता पिता के आदेश के अनुसार कर रहे हो, चाहे वो बाज़ार में जितने भी फेरी वाले व्यापारी, तो सभी लोग उस नियम का अनुसरण कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जिस प्रकार से एक विद्यालय को चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमारे देश को भी चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। ये नियम कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। जैसे कि किसी को शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार से तात्पर्य यह है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो, अर्थात हर बच्चा विद्यालय जाए। इसके अंतर्गत 2009 में शिक्षा का अधिकार लाया गया, जिसे कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया कि 6 से 14 वर्ष के किसी भी बच्चे को विद्यालय जाने से नहीं रोकना है। अगर कोई भी बच्चा विद्यालय आता है तो उनका नामांकन लेना है। इसके अंतर्गत हर 30 बच्चों पे एक शिक्षकों की भी व्यवस्था की बात की गई है। तो बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में नियम कानून बनाए गए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वतंत्रता के क्षेत्र में हो, चाहे वो शोषण के विरुद्ध हो। तो हर अधिकार के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। इसी नियम कानून के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। संविधान, जिसका अर्थ है सम जोर विधान। सम से तात्पर्य होता है समानता का और विधान से तात्पर्य होता है कानून का। तो सबों के लिए समान नियम, समान कानून, समान अधिकार की बात संविधान करता है। संविधान कहता है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए समान अधिकार हैं। सभी को हर अधिकार दिए गए हैं, सभी के लिए समान कानून हैं, सभी के लिए समान नियम हैं, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि आपके माता पिता समय पे नौकरी करने के लिए जाते हैं, समय से घर पे आते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ ये सारे नियम कानून दिखाई देते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे तरीके से मैं आपके सामने परिभाषित करती हूँ कि संविधान क्या है, इसका अर्थ क्या है। भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो। जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोगों का, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्गों का विकास हो सके, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना इत्यादि।
तो बच्चों, हमने अभी संविधान के अर्थ को जाना है। यहाँ हमने एक शब्द देखा है, एक वाक्य हमने यहाँ पे देखा कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तो अधिकारों का हनन का मतलब है कि जो भी संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं वो उसका प्रयोग आप करें, लेकिन उनका प्रयोग करते हुए आप दूसरे के अधिकार को ना छीनें। ठीक है ना। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी आप देखते हैं कि रात्रि में जब आप सोने जाते हैं तो अचानक से कहीं से ध्वनि आने लगती है। आस पड़ोस में कहीं शादी समारोह हो रहा होता है, कहीं भजन कीर्तन हो रहा होता है, तो बहुत तेज़ ध्वनि से लाउड स्पीकर बजते हैं। तो यहाँ हमें अधिकार तो है कि हम अपने पसंद के गाने सुने, हम अपने पसंद के गाने बजा करके नाच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी दूसरे को तकलीफ़ या दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए। ये हमारे अधिकारों के हनन को, ये दूसरों के अधिकारों के हनन को दर्शाता है। तो हमें जो भी अधिकार मिले हैं उनका प्रयोग हम अपने लिए करें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम लाउड स्पीकर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजाएं जिससे कि हमारे पड़ोसियों की नींद खराब हो या फिर उन्हें पढ़ने लिखने में, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने में या फिर सोने में असुविधा हो। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि संविधान के जो नियम है वो ये कहता है कि मैं आपको अधिकार तो दे रहा हूँ, लेकिन उसका आपको दुरुपयोग नहीं करना है। अर्थात ऐसा नहीं हो कि आप बस अपने लिए ही उन अधिकारों को सोचें, दूसरों के लिए भी आपको सोचना है। यहाँ उनके अधिकारों का आपको हनन नहीं करना है। अर्थात ऐसा नहीं हो कि आपके अधिकार से उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि संविधान ने जो भी नियम कानून बनाए हैं उससे हमारे दैनिक जीवन के सारे क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि आप विद्यालय ही जा रहे हो, अगर आप विद्यालय 9 बजे पहुंच रहे हो और विद्यालय में शिक्षक नहीं हो, प्रधान शिक्षक नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा। तो संविधान ये कहता है कि हर कार्य के लिए एक नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। ये नियम कानून के अंतर्गत ही हमारा विद्यालय का संचालन होता है। वही दूसरी ओर आप बैंक देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे आप जा कर के रिजर्वेशन काउंटर देख लीजिए, तो सब किसी न किसी नियम और कानून के अंतर्गत बंधे हुए हैं। अगर यह नियम कानून नहीं होता तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे अगर हम विद्यालय जाते तो हमें शिक्षक नहीं मिलते तो हम पढ़ाई क्या करते, हमें शिक्षा क्या मिलती। अगर हमें कहीं बाहर जाना है और हम अगर रेलवे काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पे जो टिकट काउंटर पे जो टिकट काटता है वो अगर नहीं होगा तो हम टिकट कैसे लेंगे। ठीक है ना। बैंक से अगर हमें पैसे निकालने हैं और हम बैंक जा रहे हैं और बैंक में वहाँ का कोई आदमी ही नहीं होगा तो हम कैसे पैसा निकालेंगे। तो हर चीज़ के लिए एक नियम बना हुआ है। इन्हीं नियमों का संचालन संविधान करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से संविधान पूरे देश के नागरिकों के लिए नियम कानून बनाता है, जिसका संग्रह वो उसके पुस्तक में है, जिसके आधार पे ही हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, वो उसी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाहर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके दिए गए अधिकारों का उपयोग हमें करना है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग हमें दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं करना है। उन अधिकारों का प्रयोग सिर्फ अपने लिए करना है। हाँ, ये कर सकते हैं कि उन अधिकारों का प्रयोग हम दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने समझा कि संविधान क्या है, संविधान का क्या अर्थ है। अब चलिए संविधान के ऐतिहासिक संदर्भ की ओर चलते हैं। हम ये जानेंगे कि संविधान आया कैसे, ये नियम कानून बनाने का विचार ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सब लोग अपने अनुसार सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं। ये क्यों आया कि नहीं, सब कुछ एक नियम कानून के अंतर्गत होना चाहिए, या फिर ये संविधान कैसे आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। तो चलिए इसके कुछ ऐतिहासिक संदर्भों को जानें। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे।
हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, वह प्रभावशाली है या नहीं, उस देश में रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया है या नहीं, उस देश के विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा है या नहीं। सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पाए थे या नहीं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पे यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिए हैं, वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार आदि। भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए और भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। इसी बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान की मांग को प्रभावित किया। तो हम देख रहे हैं बच्चों की शुरुआत में अंग्रेजी सरकार जो थी वो सिर्फ अपने लोगों के लिए ही सोचती थी। जो भी नियम थे, चाहे वो मत देने का अधिकार था, चाहे वो चुनाव लड़ने का अधिकार था, रोजगार करने का अधिकार था, ये सारे अधिकार सिर्फ अंग्रेजी लोगों को ही थे। हम भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे और यहाँ तक कि ज़्यादातर शोषण ही किया जाता था। वो जो चाहते थे उसी के अनुसार ही सारे कार्यों को करना होता था। तो यहाँ सबसे पहले नेशनल असेंबली में भारतीय प्रतिनिधियों को लाने की बात रखी गई ताकि हम भारतीय भी अपनी जो भी समस्याएं हैं उनसे अंग्रेज़ों को रूबरू कर सके। इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार भी दिया जाए, अर्थात कि जो भी भारतीय हैं जो शोषित हो रहे हैं वो अपनी बातों को रख सके। शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से ही उसकी शुरुआत हो गई थी कि हमें वो अधिकार दीजिए कि अगर हम पे कोई शोषण कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कुछ बोल सकें। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे और उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए। ये दोनों ही विभूतिया बिहार के निवासी थे। तो बच्चों, हम यहाँ ऐतिहासिक संदर्भ में देख रहे हैं कि किस प्रकार से
आज जो हमें संविधान के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं, चाहे वह स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो इसके लिए जब अंग्रेज़ों का हमारे देश पे शासन था तो 1931 ईस्वी में ही इसके लिए पहल की गई थी। इन बातों को रखा गया था कि हमें भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, हम पर जो शोषण होता है उसके विरुद्ध कहने का अधिकार दिया जाए। तो हम देखते हैं कि संविधान का निर्माण इन अधिकारों के लिए ही एक तरह से किया गया, ताकि हम अन्य जो भी अंग्रेज़ थे उनके जैसे हमें भी सारे अधिकार प्राप्त हो। उन्हें मतदान देने का अधिकार था, हर कार्य करने का अधिकार था, वहीं दूसरी ओर हम भारतीयों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसलिए संविधान का निर्माण इसलिए किया गया ताकि देश के सभी लोगों को एक समान अधिकार मिल सके, किसी पर कोई शोषण ना हो, हर किसी को स्वतंत्रता मिले ताकि वो अपनी बातों को रख सके, अपनी बातों को कह सके, अपने किसी कार्य को करने के लिए उसे स्वतंत्रता मिले। अगर किसी को कोई रोजगार करना है तो उसके लिए उसे स्वतंत्रता मिले। तो इन सब नियमों के आधार पर ही हमारे देश में संविधान का निर्माण किया गया, ताकि हमारे देश के लोग भी यानी हम भारतीयों को भी अंग्रेज़ों के समान बराबर अधिकार मिल सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान का निर्माण हमारे अधिकारों के लिए किया गया। यहाँ हमने संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे, और इसके जो सदस्य रहे वो हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। आइए हम ये भी जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किस दिन हुआ, उसके उसके कितने सदस्य थे, इसकी जानकारी आपको देती हूँ। भारतीय संविधान एक लिखित संग्रह है जिसमें लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे एवं उसकी प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा थी जिन्होंने संविधान लिखने का कार्य किया। भारतीय संविधान 1948 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। 26 नवंबर 1949 को विधान लिखने का कार्य पूरा किया गया। अर्थात विधान से मतलब है कि कानून, जो भी नियम कानून है वो लिखने का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद देश के सारे नागरिकों के लिए यह संविधान लागू हो गया और इसके अंतर्गत जो भी नियम अधिकार का वर्णन किया गया है वो सारे नागरिकों को दिए गए। तो बच्चों, हमने आज यहाँ पर जाना कि संविधान क्या है, संविधान किस प्रकार से बना। तो आशा करती हूँ कि आप भी संविधान को एक बार ज़रूर देखेंगे, कि उसे पढ़ेंगे कि आपके लिए क्या नियम है, क्या अधिकार है, कौन कौन से अधिकार आपको दिए गए हैं जिसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।